गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताइए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो है एग्जाम की डेट कंफर्म हो गई है कि 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस होना है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। तो जैसे ये करंट अफेयर की क्लास चलती है, आज से स्पीडी करंट अफेयर की क्लास चलेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे एक साल का मतलब इस समय में हम कवर कर सकें। क्योंकि अभी तो देखा जाए तो अगस्त और सितंबर का ही पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो 7-8 महीने का इस बीच में कवर करना है। तो अभी आज चलो ठीक है, आज छोटी क्लास है, बट कल से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे। कम से कम एक एक क्लास में आपके 20-20 25-25 टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। तो जितने लोग भी यूपीपीसीएस या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, वो सभी इस क्लास को मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे सारे अपडेट्स मिले। और रात को यूपीपीसीएस के पेपर की एनालिसिस जो हो रही है उसको जरूर देखा करिए। अदरवाइज आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी लगे रहिए मेहनत से। उम्मीद करता हूँ इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग निकलिए। मेरा नाम लीजिए ना लीजिए कि कहाँ से सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, मैंने कुछ पढ़ाया ना पढ़ाया, बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मुझे इससे मतलब नहीं। ठीक है, नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, मेरा तो चलता रहता है। आइए देखिए, सबसे पहले इस सवाल को पढ़िए। और कल की क्लास में मैंने ये सवाल लास्ट दिया था और कई लोगों से पूछा था कि इसका जवाब दीजिए। कुछ लोगों ने बताया भी है कि कौन कौन से सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब नहीं दिया है, गलत जवाब दिया है। एक कोई किसी ने कमेंट किया था, वो भी गलत ही था। बट हाँ, अभी पता चल जाएगा आपका कि सही है गलत। जो चॉकलेट मांगे थे ना कि हमको 100 रुपीज वाली कैडबरी सिल्क चाहिए, मैंने सही जवाब बताया है। तो अभी पता चल जाएगा कि सही है गलत। आइए देखते हैं ध्यान से, और इसके बाद में बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए फटाफट पढ़िए इसको, मैं गायब होता हूँ क्योंकि पीछे हाइड हो रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझा सकूं। तो बताइए, पहला दिया हुआ है कि जो भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्रीय स्तरीय वार्ता होती है। आप एक चीज और बताइएगा कि कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है आयोजित किया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है सत्य कथन। पहला दिया हुआ है कि 20 अगस्त 2024 को यह नई दिल्ली में हुई थी। अब आप बताइए भाई, नई दिल्ली में हुई थी कि कहाँ हुई थी? आप मुझसे ज्यादा तो आप ही जानते हैं, तो इसको आपको बताना है। दूसरा, यह तीसरी मतलब थर्ड 2+2 वार्ता थी, किसके साथ? जापान के साथ, ऐसा पूछा गया क्योंकि सवाल ही जापान से रिलेटेड है। इस वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। तो अब इसको हम देखेंगे, क्योंकि कमेंट में कई लोगों ने इसका जवाब बताया सी, और कहा भैया हमको हमने बताया था जो सही जवाब देगा उसको चॉकलेट देंगे। तो कई लोगों ने तो कैडबरी सिल्क मांग लिया। लेकिन देखें क्या उन्होंने जवाब सही दिया है। तो देखिए, इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपसे बताना चाह रहा हूं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए नोट कर लीजिए। सबसे पहले, जो भारत और जापान के बीच की ये 2+2 वार्ता, 2+2 वार्ता, ये किसके बीच की बात है? ये बात हम कर रहे हैं भारत और जापान। अभी हम बात करेंगे कि और किन किन देशों के साथ भारत इस तरह की वार्ता करता है 2+2। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो आयोजन एकदम सही बात है, आयोजन इसका हुआ है नई दिल्ली में। अब सवाल ये भी उठता है कि मान लेते हैं आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कब आयोजन हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये 20 अगस्त को हुआ है। 20 अगस्त 2024 को इसका आयोजन हुआ। हम लोग पीछे से चल रहे हैं, सितंबर, अगस्त, जुलाई, इस तरह से करते हुए चलेंगे, जिससे बहुत सारे डेटा होंगे अपडेट हो चुके होंगे, उसको हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब भारत की तरफ से अगर मैं बात करूं कि किसने भाग लिया, पार्टिसिपेट कौन किया, तो भारत की तरफ से अगर बात करें तो दो लोगों ने, एक हमारे रक्षा मंत्री और दूसरे हमारे विदेश मंत्री। अब आप सभी जानते हैं कि ये दोनों कौन है भाई? रक्षा मंत्री यानी श्री राजनाथ सिंह जी, और विदेश मंत्री यानी कि श्री एस जयशंकर जी। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक। अब इसमें देखो, जापानी पक्ष से अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं आपसे कमेंट में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ये तो भारत की तरफ से हो गए दो लोग। ठीक है, ये भारत की तरफ से। जापान की तरफ से इनके समकक्ष लोग शामिल हुए। ठीक है, जैसे रक्षा मंत्री यहाँ के किहारा मिनोरू हैं, यहाँ के भी रक्षा मंत्री शामिल हुए। इनका नाम है किहारा। किहारा अडवाणी मत समझ लीजिएगा, किहारा। तो किहारा नाम है इनका, किहारा मिनोरू। तो ये इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और साथ में विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं यहाँ के। जो भारत के शामिल हुए वही वहां के भी शामिल हुए हैं, क्योंकि समान लेवल पे इसकी बातचीत होती है, जिससे कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े इसका। ठीक है। तो विदेश मंत्री इसके हैं योको कामियावा, योको कामियावा, ये शामिल हुए। ये दोनों इसमें शामिल हुए। अब देखो, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं भारत की तरफ से बात करता हूं, तो भारत किन किन देशों के साथ इस तरह की
2+2 वार्ताएं आयोजित करता है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। पहला मैंने आपको बताया जापान, ठीक है। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अमेरिका, यूएसए। तीसरा ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी, इसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 वार्ता होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्लस चौथा रूस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन कुछ देशों के साथ, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रूस है, इनके साथ, इन 4 देशों के साथ भारत की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। इसका ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। आप बताइए, 20 अगस्त नई दिल्ली में हुई, बिल्कुल सही बात है। यह थर्ड, हाँ ये बात भी आप बिल्कुल सही है कि ये तीसरी 2+2 वार्ता थी। किसके साथ? जापान के साथ तीसरी 2+2 वार्ता थी। ऐसा नहीं कि रसिया के साथ, समझ लो जापान से संबंधित सवाल पूछा गया, इसलिए ये भी सही जवाब है। और इस वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री भी शामिल हुए और प्लस रक्षा मंत्री भी शामिल हुए, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? डी इसका सही जवाब होगा। तो जिन जिन लोगों ने सी बताया है उनके गलत है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई। देखो इसको भी बढ़िया से पढ़िए सवाल को। मलेशिया के प्रधानमंत्री, अब यहाँ से सवाल से ही आपको पता चल रहा है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है। दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, देखो नाम बहुत बड़ा है, दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, ये भारत की यात्रा पर आते हैं। तो इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? इस यात्रा के दौरान 15 समझौते हुए, देखिएगा, सोचिएगा इस पे जवाब देने से पहले, ठीक है। इनके बीच में 15 समझौते हुए। दूसरी चीज दिया है, यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं पूछा गया है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा, नहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम की पहली यात्रा थी, इससे रिलेट करिएगा। मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन सफेद चावल का आवंटन भारत की तरफ से किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मलेशिया को शामिल किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से भी मैं कल सवाल बना दूंगा और इसके बारे में आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, देखते हैं इसमें कौन से कथन सही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, तो जो इनकी भारत यात्रा रही है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रही है यात्रा का जो समय रहा है वो 19 से 21 अगस्त तक रहा है, 2024। ये भारत आते हैं, ठीक है। और भारत में इनकी ये पहली यात्रा थी, किसकी? क्या नाम है भाई, देख लो अच्छे से, दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, जल्दी याद भी नहीं होता है। दातो सेरी अनवर बिन अब्राहम, इनकी ये पहली यात्रा है, इब्राहिम। पहली भारत यात्रा, ये भी आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा एक चीज और आप याद रखिएगा कि देखो, ये बात सही है कि आप मलेशिया और भारत की अगर आप बात करते हैं तो इनके बीच में जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत मजबूत है, बहुत पुराने संबंध है कल्चरल, ठीक है। तो ये इन्होंने, जैसे मान लेते हैं, एक सवाल बनाया इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब ये आते हैं तो ये राजघाट भी विजिट करते हैं। अब राजघाट क्यों विजिट करेंगे? जाहिर सी बात है, श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि किसको देंगे राजघाट पर? राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं, राष्ट्रपिता को। राष्ट्रपिता कौन है भाई? राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि कर देते हैं, मतलब महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। और साथ में इनकी मोदी जी से क्या होता है, प्रधानमंत्री से बायलैटरल टॉक भी होती है, मतलब द्विपक्षीय वार्ता भी होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं इससे संबंधित कुछ पूछा जाए आपसे। और साथ ही ये हमारे राष्ट्रपति से भी मिलते हैं, राष्ट्रपति से भी इनकी वार्ता होती है। इनसे भी मुलाकात करने के बाद में फिर लगभग में दोनों देशों के बीच में 9 समझौते किए गए। दोनों देशों के मध्य क्या हुआ? 9 समझौते किए गए। देखो अगर मैं बात करूं, भारत मलेशिया को सफेद चावल का निर्यात भी करता है, तो मलेशिया को इसने 2 लाख मैट्रिक टन, भारत ने सफेद चावल दिया, सफेद चावल का आवंटन किया। और साथ ही भारत के ही सहयोग से
मलेशिया को क्या किया गया, मलेशिया को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में संस्थापक सदस्य के रूप में नामित किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए में मलेशिया संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पर मलेशिया में क्या किया जाएगा, एक आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की जाएगी, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, टुंकू अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी है, वहां पर क्या किया जाएगा, एक आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना भारत की तरफ से की। अब इस सवाल को आप देखिए, 15 समझौते नहीं हुए, कितने समझौते हुए, 9 समझौते हुए, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। या उनकी पहली यात्रा थी, ये भी सही है। 2 लाख मीट्रिक टन सफेद चावल, ये भी सही, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ, ये भी सही। तो आपका 2 3 4, 2 3 4 यानी ये वाला, ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। अब आइए, अब आपके सामने जो सवाल आता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे खूब सारे सवाल भी आपके बनते हैं और आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर बात की जा रही इंडिया रैंकिंग 2024 की। आपको याद होगा, मैंने इंडिया रैंकिंग 2024 के बारे में बहुत डिटेल में करंट अफेयर में पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि भारत की तरफ से जो बेसिकली शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इंडिया रैंकिंग जारी करती है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फॉर फ्रेमवर्क, तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया रैंकिंग और एनआईआरएफ रैंकिंग दोनों सेम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। अब इसको देखिए, पहला दिया है कि ये 9th संस्करण था, और इसमें समग्र श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे को अगर मैं बताता हूं तो प्रथम स्थान मिला है, ऐसा इसमें कहा गया है, पहला स्टेटमेंट। आपको इसमें सत्य कथन की पहचान करनी। दूसरा, विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो आईआईएससी बेंगलुरु है, आईआईएससी, उसको शीर्ष स्थान मिला है। इंजीनियरिंग की श्रेणी में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन की आपको पहचान। ये देखते हैं भाई कौन बताता है सही कथन, जल्दी बताइए। हम्म। देखिए, आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और अभी जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरी समझ से, और अदरवाइज इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें देखिए। मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंडिया रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग्स 2024। तो इसको कैसे जारी किया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और ये किसके अंतर्गत है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जारी कब किया गया, तो इसको जारी किया गया 12 अगस्त को। जब जारी हुई थी तब भी मैंने इसको पढ़ाया था। दोबारा से आपका मुख्य मुख्य चीजों का मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, जिससे कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो शिक्षा मंत्री का नाम भी इससे जोड़ सकते हो आप। अब ये जो संस्करण है, ये कौन सा है, ये 9th एडिशन है, 9वां संस्करण है इसका। ठीक, समझ गए। अब देखो, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो समग्र श्रेणी, अगर मैं ओवरऑल की, पहला आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूं, ओवरऑल में आपका स्टेटमेंट में क्या दिया है कि आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान, सॉरी आईआईटी बॉम्बे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे टॉप पे है आपका आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, ये आपका सबसे टॉप पे। और दूसरे नंबर पर आपका आता है आईआईएससी बेंगलुरु। ये मैं, ध्यान देना, ये मैं किस में बात कर रहा हूँ, ये यार, ये मैं ओवरऑल श्रेणी में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कैटेगरी में। अभी बाकी कैटेगरीज हैं उन पे भी बात करेंगे। आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर इसमें आता है आईआईटी बॉम्बे।
तो टॉप 3 ये हो गए। अगर आपको 5 देखने हो तो 5 भी देख सकते हो। चलो हर में मैं 5 बता दे रहा हूँ आपको। इसमें फिर आता है आपका आईआईटी दिल्ली चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईआईटी कानपुर है और ये आपके उत्तर प्रदेश में है। इस वजह से आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपकी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। तो ये आपका हो गया ओवरऑल कैटेगरी में पहली रैंकिंग, दूसरी रैंकिंग, तीसरी रैंकिंग, चौथी रैंकिंग और पांचवी रैंकिंग। आप ध्यान देना, अब यहाँ स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है कि आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान मिला है, लेकिन नहीं समग्र श्रेणी में, मतलब ओवरऑल कैटेगरी में। लेकिन ये गलत है। आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है? आईआईटी बॉम्बे को मिला है 3rd स्थान। ठीक है, तो ये आपका वैसे भी हो जाएगा गलत। अब दूसरा आते हैं, दूसरी कैटेगरी जो इसकी है वो है यूनिवर्सिटी श्रेणी, विश्वविद्यालय श्रेणी। तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार विश्वविद्यालय श्रेणी में किसने टॉप किया है। टोटल इसके कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं इन पे भी मैंने आपसे बात की थी। विश्वविद्यालय श्रेणी में भी अगर बात करते हैं तो सबसे टॉप किया है, पहले नंबर पर आया है आईआईएससी बेंगलुरु, जो ओवरऑल में दूसरे नंबर पर है, वो यहाँ पर आ जाता है प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान की अगर मैं बात करता हूँ विश्वविद्यालय में, तो ये आपका जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसमें आए दिन विवादों से घिरा रहता है। और अगर मैं तीसरे नंबर पर इसमें बात करता हूं तो हम कौन सी है? जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, जामिया मिलिया, ये ध्यान रखिएगा, ये भी नई दिल्ली में है। तो बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय श्रेणी में टॉप पे आई हैं। फिर इसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी के बाद में आता है कॉलेज श्रेणी तीसरी। अब सबका मैं 3 3 4 4 नहीं बताऊंगा, अब इसमें आप जान लीजिए कि टॉप किसने किया। जो कॉलेज की श्रेणी है, कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज ने टॉप किया है। हिंदू कॉलेज दिल्ली, इसने टॉप किया है। फिर इसके बाद में अगर मैं आ जाता हूं रिसर्च श्रेणी में, या हम कहें कि अनुसंधान की श्रेणी में, अनुसंधान रिसर्च, तो अनुसंधान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, मतलब आईआईएससी, जिसको हम क्या कहेंगे आईआईएससी बेंगलुरु ने ही टॉप किया है। ठीक है, तो बेंगलुरु आप देख रहे हो कहाँ कहाँ बेंगलुरु ने, कहा आईआईएससी बेंगलुरु ने, एक तो आपका विश्वविद्यालय श्रेणी में भी टॉप किया है और अनुसंधान श्रेणी में भी, मतलब वहां की रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हम इंजीनियरिंग श्रेणी में कि आखिरकार इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन किसने टॉप किया है। देखो इंजीनियरिंग श्रेणी में आपका आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, देखो आईआईटी मद्रास, ध्यान देना कि आपका ओवरऑल में भी टॉप किया है इसने और इंजीनियरिंग में भी टॉप किया है, मतलब इंजीनियरिंग में भी और साथ में ओवरऑल में भी इसने टॉप किया है। ठीक है, अगर मैं 6th नंबर पे जाता हूं आपका, और मैं मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करता हूं, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रबंधन श्रेणी। ठीक है, तो प्रबंधन श्रेणी में हमारा आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, इसने टॉप किया। ठीक है, और हाँ एक चीज और आपको बताना चाहा, क्योंकि चूंकि यूपी से रिलेटेड है तो एक चीज और बता दे रहा हूं। यहाँ चौथे नंबर पर हम लिख सकते हैं, जो विश्वविद्यालय की श्रेणी है इसमें चौथे नंबर पर हम लिख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसको ध्यान रखिएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर है विश्वविद्यालय की श्रेणी में। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हम कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जैसे फार्मेसी की श्रेणी में, तो आपने हमदर्द सुना है कि नहीं सुना है? हमदर्द की बहुत सारी टॉनिक वॉनिक आती है, उसी से आप याद रखिए कि अगर मैं फार्मेसी श्रेणी की बात करता हूँ तो फार्मेसी में टॉप किया है किसने? जामिया हमदर्द नई दिल्ली, हमदर्द, हमदर्द से कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखो सबको अपना अपना हमदर्द याद आ जाएगा अभी। लॉ की श्रेणी में अगर मैं बात करूं आपसे, तो लॉ की कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु, ठीक है,
नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु ने टॉप किया है, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, स्कूल ठीक नहीं रहेगा, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में NLU कहते हैं। कहाँ का बताइए? बेंगलुरु, कर्नाटका, इसने टॉप किया है। देखो ये सब कुछ ऐसी श्रेणी, फिर डेंटल में आता है, आर्किटेक्चर में आता है, एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन यहाँ मेडिकल श्रेणी में जो हम एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट बता दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं मेडिकल श्रेणी में बात करता हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का भी इसमें शामिल है। तो इसमें जो एम्स है, एम्स नई दिल्ली, एम्स नई दिल्ली ने टॉप किया है। और साथ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है, जिसको हम SGPGI के नाम से जानते हैं, लखनऊ में है, इसको 6th प्लेस पे, मतलब 6ठा स्थान मिला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना काफी है, इससे ज्यादा आपका कभी इसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाता है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा एक बार पूरा, बट इतना ध्यान दे लीजिएगा, इतना जितना मैंने बताया है, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए, IIT बॉम्बे को 3rd स्थान मिला है। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है, भी सही है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास ने टॉप किया है, ये भी सही है। तो अब आप बताइए, आपका पहला भी सही हो गया, तीसरा भी और चौथा भी। तो इसमें कोई ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा? नहीं है, तब तो गलत हो गया। यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा, देखो ये इसमें से आप काट दीजिए, इसको पहला लिख दीजिए, अब सही हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, क्योंकि इसमें जो दूसरा है आपका IIT बॉम्बे, ये गलत है, ठीक है। तो ये सही है, 1st, 3rd एंड 4th, ये इसका सही जवाब। ये बताइए, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वाज द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? जल्दी जल्दी बताइए भाई, कहाँ शुरू हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, जल्दी देखते हैं कौन बताता है। जो बताएगा उसको आज कुछ नहीं देंगे, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं पता? देखो मैं बता दे रहा हूँ, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का जो 28वां सम्मेलन है, ये 28th सम्मेलन था, पहली चीज इसको ध्यान रखिएगा, 28th कॉन्फ्रेंस था, ये आपको लिखा ही हुआ है। और ये आपका 12 से 13 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर भी लिखा जाता है इसको, अंतरराष्ट्रीय सेंटर, कहाँ पे? नई दिल्ली, जनपथ पे पड़ता है, नई दिल्ली, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो इसका जैसे कभी कभी आपका विषय आ जाता है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑब्वियस सी बात है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसका विषय अगर आप लिखना चाहें, जैसे थीम होती है ना, तो थीम के बारे में भी आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया जाए, निर्णय लेने, देखो आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास पर्याप्त डेटा होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड था कि निर्णय लेने के लिए डेटा का प्रयोग, निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। आपके पास डेटा नहीं होगा, पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, तो आप निर्णय किसी चीज से ले ही नहीं सकते। और साथ ही राज्य सांख्यिकी कार्यालयों को मजबूत करना, मजबूत करना। अगर आप इतना भी ध्यान रखते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता के लिए डेटा उपयोग, तो भी आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। 28वें दिल्ली पुस्तक मेला का आयोजन कब और कहाँ किया गया, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। बताइए भाई, देखते हैं। पहला दिया हुआ है नई दिल्ली में, मुंबई में, रांची में, सितंबर में। देखो जो मैं बात करूं इसका पुस्तक मेला का, तो पहली चीज इसका आयोजन 7 से 11 अगस्त को हुआ है। 7 से 11 अगस्त 2024। ये जब आयोजन हुआ था तब भी करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था। और इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? भारत मंडपम। और भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। तो इसकी थीम एक बार याद रखिएगा पुस्तक मेले की। मान लेते हैं पूछ लिया जाए, भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ इंडियन बुक्स। ठीक है, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ इंडियन बुक्स, ये इसकी थीम, ये याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास कल स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़िया बढ़िया आपके सामने सवाल भी हैं, तो कल इसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी जितना आपको बताया गया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।